हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं भारत के विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थान। ये आपका एमपी सेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। किस समय इसकी स्थापना हुई थी? तो गुप्तों के समय पे, गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। 415 से 455 शताब्दी ईस्वी तक कुमार गुप्त ने शासन किया था और उन्होंने इसी समय इसकी स्थापना की थी। ये बिहार के नालंदा जिले में है, इसलिए इसको नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। और प्राचीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण जो शिक्षा केंद्र है उसमें से ये जाना जाता है। अभी इसको जगदीप सिंह नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा हो गया? नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हो गया। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं और ये इस प्रकार के हर टॉपिक के एमसीक्यू चाहते हैं, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो हमारा एक 199 का कोर्स है। कोई बहुत बड़ा रेट नहीं है। 199 में आपको करीब 70 से 80 टॉपिक जो आपके सेट में सिलेबस में दिए गए हैं उन सारे टॉपिक के एमसीक्यू मिल जाएंगे। ये जो पीडीएफ में दिख रहे हैं आपको, जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेम ऐसे ही वहाँ पे पीडीएफ है। हर क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, तो प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी हो जाती है। तुरंत आप याद कर सकते हैं, तुरंत आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हर टॉपिक, चाहे वो शिक्षण एप्टीट्यूड हो, शोध एप्टीट्यूड हो, आपका आईसीटी हो, पर्यावरण हो, जो लोक शिक्षा हो, इसके अलावा उच्च शिक्षा हो, सारे ही टॉपिक के आपको हर टॉपिक के, चाहे मूल्यांकन पद्धति हो, शोध के चरण हो, इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पिछले 15 सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, इसमें पीवाईक्यू को भी शामिल किया गया है। तो केवल 199 है। एप्लीकेशन से जाकर आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। प्राचीन काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? मतलब तो मैंने अभी बताया था कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और किस धर्म की इसमें शिक्षा दी जाती है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती है, वेद शिक्षा भी दी जाती है, राजनीति, ये सभी प्रकार की शिक्षा प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती है। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन भारत में किसके लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो अब पाकिस्तान में है, प्राचीन भारत में किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये देखो, ये पाकिस्तान का एक पंजाब है, वहाँ पर ये स्थित था और ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर जैन एवं वैदिक शिक्षा, बुद्ध शिक्षा दोनों दी जाती थी। जैनों की शिक्षा भी दी जाती थी, बुद्ध शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी और वैदिक शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी। जैन, बुद्ध और वैदिक शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पाकिस्तान में ये स्थित है और विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। ठीक है, तो याद रखना, तक्षशिला जो है विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक कहा जाता है। पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी में एक पंजाब नाम का शहर है, वहाँ पर ये हुआ है। जिस नगर में ये विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने, किसने? श्री राम का भाई भरत है, भरत के पुत्र हैं तक्ष। तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तक्षशिला कहा जाता है। मतलब भरत के पुत्र का नाम क्या था? तक्ष। और ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 700 वर्ष पूर्व, 700 वर्ष ईसा पूर्व हुई थी। 700 वर्ष ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1902 में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखो, 1902 में देश आज़ाद तो हुआ नहीं था, तो 1902 में भी एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे थॉमस रेले। तो याद रखना, 1902 में जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था उसके, और ये भी पूछ सकते हैं कि रेले ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना था, तो समय भी याद रखना 1902 में।
1902 में जो विश्वविद्यालय आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले। कौन थे उसके अध्यक्ष? थॉमस रैले थे। थॉमस रैले भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। कब ये बना था? ये 1902 में बना था। तो 1902 में बना भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस दस्तावेज को कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। ये कब आया था? 1854 में। सर चार्ल्स वुड थे, उन्होंने इसको लाया था। भारत में शिक्षा के लिए भेजा गया एक नीति पत्र था जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस पत्र के माध्यम से इन्होंने सुझाव दिया था कि उच्च विद्यालय जो होते हैं, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को भी स्थानीय भाषा के रूप माध्यम में अपनाया जाए। महाविद्यालय शिक्षा स्तर की जो शिक्षा का माध्यम है वो कैसा हो? वो अंग्रेजी हो। तो ये देखो महाविद्यालय से संबंधित है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस दस्तावेज में ये कहा गया या किस आयोग में ये कहा गया कि महाविद्यालय शिक्षा का जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए? महाविद्यालय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस दस्तावेज को कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ये कब आया? 1854 में ये आया था। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एमपी सेट का नोट्स और एमसीक्यू बैच है। पार्ट ए का, इसमें आपको शिक्षण एप्टीट्यूड, शोध एप्टीट्यूड, संप्रेषण, आईसीटी, लोक विकास, पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली, ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और चार्ज ओनली आपको 199 रुपये, इसका चार्ज क्या है? केवल 199 रुपये है। 199 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इनके सारे टॉपिक के एमसीक्यू मिल जाएंगे और बहुत ही ईजिली आप उनको याद भी कर सकते हैं। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हमारा एक बोल सकते हैं कि जो जितने प्रीवियस ईयर्स के PYQ, उसके लिए हमने 500 बेस्ट क्वेश्चन भी निकाले हैं एमपी सेट के, वो भी आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी हमारा बहुत शानदार बैच है। आप एप्लीकेशन पे जाकर इसका डेमो देख सकते हैं। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों शामिल है। 1499 इसकी फ़ीस है, कोई फ़ीस ज़्यादा नहीं है। उसमें आपको पूरा दोनों पार्ट के आपको नोट्स भी मिलेंगे, MCQ भी मिलेंगे, PYQ भी मिलेंगे, टेलीग्राम पर प्रैक्टिस आपको मिलेगी, है ना। तो ये भी आप ले सकते हैं। आराम के 100 लोगों को ही ये ऑफ़र है, तो ये भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जैसे क्लास नहीं लेना है, ओनली नोट्स लेना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, तो आप 499 में ओनली नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स और MCQ रजिस्ट्रेशन इसका आरंभ हो चुका है, आप एप्लीकेशन से जाकर ले सकते हैं। एप्लीकेशन से आपको हमारे MPPSC प्रीलिम्स का कोर्स भी मिल जाएगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कोर्स भी मिल जाएगा। एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी हमने MCQ क्वीन नाम से एक केवल MCQ कोर्स निकाला है, वो भी आप देख सकते हैं। भारत में पहली IIT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मध्य प्रदेश में तो IIT इंदौर में बना था। यहाँ पे पूछ रहे हैं भारत में सबसे पहले IIT कब बना था? 1951 में हुआ था। कहाँ बना था? IIT की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? 18 अगस्त 1951 में IIT खड़गपुर के नाम से हुई थी। किसके नाम से? 1951 में बना था। कौन सा बना था? IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर भारत का पहला IIT है। कब बना था? 1951 में बना था। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कब की? तो अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? 1877 में की थी। और 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जिसको MAO कॉलेज बोलते हैं, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के समय की थी। ये इसके लिए द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था, जिसके तहत ये अब वर्तमान में काम कर रहा है। एक वैधानिक संस्था के रूप में ये काम करता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1877 में हुई। किसने इसकी स्थापना की? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट आया था 1915 में, उसके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। कब की थी? 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब बना था? 1916 में बना था। किसने इसकी स्थापना की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार फोल्डर में जाओगे आप तो ये हमारा एक टारगेट बैच मिल जाएगा आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। इसमें पार्ट बी की क्लास और प्लस नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरा पार्ट बी आपको मिल जाएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएंगे। ये पूरा फुल कोर्स है पार्ट ए और पार्ट बी का 1499 का। ये तीसरा कोर्स है 499 का, इसमें आपको पार्ट बी के नोट्स मिलेंगे, क्लास नहीं मिलेंगी और MCQ मिल जाएंगे। और ये 199 का MCQ क्वीन कोर्स है, ये केवल 199 रुपये में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पार्ट बी के सारे टॉपिक के आपको MCQ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप ये सारे कोर्सेज परचेस जो भी आप करना चाहते हैं अपनी सुविधा अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी इन्होंने इसकी स्थापना? 24 दिसंबर 1918। 24 दिसंबर 1918 को विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? 24 दिसंबर 1918 को की थी। अगला है, भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है कुलाधिपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारत के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं उनका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसके जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं इसमें कुलाधिपति भी होता है। एक ये वैधानिक पद होता है कुलाधिपति, जो विश्वविद्यालय का प्रमुख होता है। कार्यकारी परिषद की अनुशंसा पर एक प्रख्यात व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इसे कोई अन्य कार्य या शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, है ना। और जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होते हैं। कुलाध्यक्ष कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। कुलाध्यक्ष किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति को बोलते हैं। और लगभग 54 विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत में हैं। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? कुलाधिपति होता है। याद रखना, कुलाधिपति क्या होता है? कुलाधिपति भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अलग अलग जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका प्रमुख जो कुलपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति के लिए एक वैधानिक कार्यालय भी इसमें दिया जाता है और सार्वजनिक जीवन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस कार्यालय में नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना, केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? कुलाधिपति होगा। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC की स्थापना कब हुई थी? UGC की स्थापना 1956 में। एक वैधानिक निकाय कब बन गया था ये बोल सकते हैं। वैधानिक निकाय 1956 में बन गया था और 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। 1953 में स्थापना हुई थी और ये एक वैधानिक निकाय कब बन गया था? 1956 में ये एक वैधानिक निकाय बन गया था। अगला है, भारत में सबसे पुराने आधुनिक विश्वविद्यालय कब कब बने थे? मतलब 1857 में जो बने थे। तो 1857 में ये आधुनिक विश्वविद्यालय जो अभी भी है, 3 विश्वविद्यालय बने थे। एक कलकत्ता विश्वविद्यालय, एक बम्बई विश्वविद्यालय और एक मद्रास विश्वविद्यालय। तो भारत के सबसे पुराने आधुनिक विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हो जाएगा। अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, इलाहाबाद में है, 1887 में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। अगला है, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी। इलाहाबाद की कब हुई थी? 87 में। और दिल्ली विश्वविद्यालय की कब हुई थी? 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों? जो संसद के अधिनियम द्वारा बनते हैं उन्हें हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलते हैं। और भारत में सबसे अधिक जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय की अगर बात करें सब मिला के, निजी, राज्य, ये सब मिला के कर्नाटका में है। और अगर बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है,
फ्रेंड्स, ये हमारा टारगेट बैच है MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। ये पार्ट बी का 799 चार्ज है। इसमें पार्ट बी की क्लासेस भी रहेंगी और नोट्स भी आप लोगों के लिए रहेंगे, तो आप ये भी ले सकते हैं। इग्नू विश्वविद्यालय जो है मुक्त विश्वविद्यालय है। इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सबसे प्रसिद्ध मुक्त विश्वविद्यालयों में से एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ये दूरस्थ शिक्षा के लिए, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। किस प्रकार का विश्वविद्यालय है ये? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला है, भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कृषि विश्वविद्यालय पूछ रहे हैं और के सेंट्रल वाला पूछ रहे हैं। तो भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है मणिपुर, इम्फाल में। भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इम्फाल में है। मणिपुर के इम्फाल में भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। फ्रेंड्स, ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है 25,000 प्लस MCQ का। 499 इसका चार्ज है। एप्लीकेशन पर ही MPPSC प्री के फोल्डर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसको हम बोलते हैं नैक। नैक का मतलब क्या होता है? नैक का मतलब होता है नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है ना। और जो नैक है ये क्या करता है? कॉलेज को ग्रेडिंग देने का काम ये करता है। जो कॉलेज होते हैं उनको क्या करता है? ग्रेडिंग देने का काम ये करता है, ग्रेड प्रदान करने का ये काम करता है। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय जो मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या नेशनल एक्रीडिएशन असेसमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला है, NIRF रैंकिंग 2025 में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा आया है? ये टेक्निकल में नहीं पूछ रहे, विश्वविद्यालय श्रेणी में पूछ रहे हैं। तो IISc बेंगलोर जो है वो शीर्ष विश्वविद्यालय की श्रेणी में आया है। ये नॉर्मली हमेशा ही ये टॉप करता है IISc, जो इसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, SC से मतलब हो जाता है साइंस। ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और ये NIRF रैंकिंग 2025 में शीर्ष विश्वविद्यालय श्रेणी में स्थित है। अगला है, NIRF रैंकिंग 2025 में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा आया है? अभी मैंने आपको बताया IISc बेंगलोर आया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? मेरठ में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में स्थित है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम का कृषि भी है और टेक्नोलॉजी भी है। तो कृषि, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी इसको बोलते हैं। तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में स्थित है। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय बना था। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। 1982 में बना था। क्या नाम था पहले मुक्त विश्वविद्यालय का? तो पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो है BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। कौन सा है? BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है। ये भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अगला है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना, ये ऑप्शन गलत है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी
1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। एक सलाहकार निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में 1987 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब स्थापना 1945 में हुई और संसद के एक अधिनियम द्वारा 1987 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को भारत के विश्वविद्यालयों का रत्न कहा जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कहा जाता है, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। इस विश्वविद्यालय को भारत के विश्वविद्यालयों का रत्न कहा जाता है। तो किसे भारत के विश्वविद्यालयों का रत्न कहते हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कहते हैं। अगला है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी जो इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। 11 तारीख से रेगुलर आपको वहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। इन्हीं सब क्वेश्चन की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाते हैं। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अपना नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर ज़रूर सेव करा दीजिएगा, 6260190944 6260190944 है ना। यहाँ पर मुझे हाई लिख कर अपने कोड MP सेट की कर रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर हाई लिख के बताइएगा। वहाँ से आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा और स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस विद्यालय को विजिटर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 2017 में मिला था? तो भारत के जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जो बनारस में स्थित है, उसको 2017 में विजिटर अवार्ड मिला था। सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए इसको ये अवार्ड मिला था। किसको मिला था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की स्थापना 1948 में हुई थी। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय दंत चिकित्सा परिषद बना था 1948 में। कब बना था भारतीय दंत चिकित्सा परिषद? भारतीय दंत चिकित्सा परिषद 1948 में बना था। याद रखना कब बना था? 1948 में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद बना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब IIM का पहला संस्थान कहाँ स्थापित हो? ये प्रबंधन में सबसे बेस्ट कॉलेज के रूप में भी जाना जाता है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इसका पहला संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था? अहमदाबाद। अभी जो NIRF रैंकिंग आई है उसमें प्रबंधन श्रेणी में ये कॉलेज प्रथम भी आया है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। जबकि बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 1996 में बना था। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? इंदौर में है। और मध्य प्रदेश में कब बना था? 1996 में ये बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त विश्वविद्यालय है? तो इग्नू जो है वो मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी जो बचे हुए दिन अपन उसमें पूरे में रिवीजन ही करेंगे। इसके बाद ICT का मैराथन लेके आऊँगी जिसमें अपन ICT के पूरे क्वेश्चन करेंगे। एक वीडियो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय का लेके आऊँगी जिसमें अपन मध्य प्रदेश के पूरे विश्वविद्यालय के MCQ लगाएंगे। तो अगर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन हमारे चैनल पर नए हैं। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? अभी मैंने बताया, BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है। आंध्र प्रदेश में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय। जबकि सबसे प्रसिद्ध मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को, सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं दूरस्थ में, तो वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। पहला कौन सा है? BR अम्बेडकर, हैदराबाद का। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? छात्र नामांकन के आधार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय छात्र नामांकन के आधार पर कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। बताया जाता है 2024 तक इसने 4 मिलियन से अधिक सक्रिय छात्रों को नामांकित किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वर्धमान महावीर जो है वो राजस्थान राज्य में है, कोटा में।
कोटा में, राजस्थान के कहाँ पर है? कोटा में है। तो महावीर खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान के कोटा में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय कब बना? भोज से याद रखना भोपाल है, और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हिंदी माध्यम में उपलब्ध एक विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन हमारे समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किया था, और इसका प्रतीक चिन्ह राजा भोज की जो सरस्वती कंठभरण की एक पंक्ति है उससे ये प्रेरित है। तो भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। अगला है नेट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए दूरस्थ शिक्षा का विनियमन कौन करता है? तो यूजीसी ही इसका विनियमन करता है, जो नेट का एग्ज़ाम होता है। यशवंतराव चव्हाण, देखो ये महाराष्ट्र का नाम है, लेकिन ये महाराष्ट्र की चारों जगह हैं। तो कहाँ पर है ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय? तो ये है नासिक में। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नासिक में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय है। न कहाँ पर है? नासिक में है। अगला है कृष्णकांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो कृष्णकांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है असम में। कृष्णकांत के नाम से जो मुक्त विश्वविद्यालय है, देखो मुक्त है, वो कहाँ पर है? असम में स्थित है। अगला है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उत्तराखंड में जो मुक्त विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। याद रखना, हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य में स्थित एक विश्वविद्यालय यहाँ पर है। भारत में कुल कितने मुक्त विश्वविद्यालय हैं? भारत में टोटल मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत में लगभग 13 से 14 मुक्त विश्वविद्यालय हैं। याद रखना, और 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 13-14 मुक्त विश्वविद्यालय। तो मुक्त विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से हैं। पहला भीमराव अंबेडकर है, प्रसिद्ध इंदिरा गांधी है। उत्तराखंड कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। कहाँ पर है? हल्द्वानी में। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग किस विश्वविद्यालय का हिस्सा है? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग किस विश्वविद्यालय का हिस्सा है? तो स्कूल ऑफ जो ओपन लर्निंग है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा है। किसका? दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा है। तो याद रखना, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग किस विश्वविद्यालय का हिस्सा है? दिल्ली विश्वविद्यालय का। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुई थी, और ये जो ओपन लर्निंग है इसका यहाँ ये मानव के विकास में, विज्ञान वाणिज्यिक क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करता है, सतत शिक्षा नीतियों के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो स्कूल ऑफ लर्निंग जो है इसी दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा होता है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? इसको NSOU भी बोला जाता है, और ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस का मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। अगला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बाबा साहब जो मुक्त विश्वविद्यालय है, बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? बाबा साहब जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद में ये कॉलेज स्थित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा जा चुका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में ये स्थित है। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो बिलासपुर में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा आ जाए तो वो कहाँ आ जाएगा? बिलासपुर में आ जाएगा। याद रखना, बिला है, बिला बहुत सुंदर है, ऐसे करके याद रख लो। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा? बिलासपुर में हो जाएगा। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मतलब KSOU कहाँ पर है? मैसूर में है। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मैसूर में है।
जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पर, कमेंट जरूर करते जाइएगा। इसी प्रकार के मैराथन वीडियो अगले जो 20 दिन बचे हैं वो इसी प्रकार के मैराथन आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो नए लोग जुड़ेंगे, नए लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना नंबर भी मेरे पास सेव करा दीजिएगा किसी भी प्रकार की समस्या के लिए 6260190944 पर। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अपन वहाँ पर बहुत शानदार प्रैक्टिस करेंगे। तो टेलीग्राम भी सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। अगला है NIRF रैंकिंग में मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी को जोड़ा गया है। कब से जोड़ा गया है? तो NIRF रैंकिंग में मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी को 2024 से जोड़ा गया है। NIRF रैंकिंग में मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी को कब से जोड़ा गया है? 2024 से जोड़ा गया है। पहले जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो होता था, NIRF जो था, पहले यहाँ पे मुक्त विश्वविद्यालय को नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन 2024 से क्या हो रहा, इसमें मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी को भी जोड़ा जाने लगा। अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 54-55 वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइएगा। मध्य प्रदेश में उज्जैन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश में उज्जैन विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कब हुई? ना विक्रम विश्वविद्यालय बोला जाता है। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कब हुई? इसका आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है, जरूर इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता है? ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड जो कहा जाता है, या हम बोल सकते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कौन सा विश्वविद्यालय कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इलाहाबाद को कहा जाता है। जबकि नॉर्थ शहर में पूछें तो शहर में किसको बोला जाता है? शहर में पुणे को बोला जाता है। और कॉलेज में पूछते हैं कि कॉलेज में किसको बोला जाता है, तो इलाहाबाद को बोला जाता है। वैसे ये जो ऑक्सफोर्ड है वो कहाँ पर है? ये आप लोगों को पता होगा कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है लंदन में है। और हमारे यहाँ जो है उसी तरह का एक कॉलेज है, उसको किसको बोला जाता है? इलाहाबाद को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है NIRF 2025 के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू दूसरा सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है ना। NIRF रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत में पहला सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा है? दूसरा तो जवाहरलाल नेहरू कर दिया। और ये विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं ना। और कौन सा इसमें पहला है? तो IISc बेंगलोर जो है विश्वविद्यालय श्रेणी में पहले स्थान पर आया है। और JNU जो है वो कौन से नंबर पे आया है? दूसरे नंबर पे आया है। जामिया मिलिया जो कि जो चिकित्सीय रैंकिंग में पहले स्थान पर आया है, जो चिकित्सा कॉलेज होते हैं उनमें पहले स्थान पर आया है। ये कहाँ पर है? जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली का कॉलेज है। और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 1988 में मिला था। याद रखना कौन सा है? जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना? पहले एक ऐसे नॉर्मल निजी कॉलेज था, 1962 में इसको बनाया गया था। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और 1988 में इसको क्या कर दिया गया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति के नाम पर स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कृषि विश्वविद्यालय है वो दिल्ली के पूसा में स्थित है। कहाँ पर है? पूसा में स्थित है। इसकी जो नाम बदला है 2016 में, इसको बदल दिया गया है। पूसा समस्तीपुर में ये स्थित है, याद रखना। ये पहला कृषि विश्वविद्यालय है और दिल्ली के पूसा में ये स्थित है। इनका नाम किसके नाम पर दिया गया है? राजेंद्र प्रसाद के नाम पर दिया गया है। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो उत्तराखंड में स्थित प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा है? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय उत्तराखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
असम विश्वविद्यालय एक क्या है? असम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब इसको संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना था? अभी मैंने बताया था, सर सैयद अहमद खान ने 1920 में इसकी स्थापना की थी। अगला है बीएचयू का केंद्रीय दर्जा कब दिया गया है? बीएचयू को केंद्रीय दर्जा दिया गया है 1916 में। बीएचयू एक बड़ा कॉलेज है और बीएचयू कॉलेज को केंद्रीय, बीएचयू मतलब होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू को हम क्या बोलते हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? ये बनारस में स्थित है। ये कब बना था? एक बीएचयू एक्ट आया था, उसके तहत 1916 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। मतलब बीएचयू क्या है? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है? दिल्ली टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी का पुराना नाम है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है? दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमरकंटक में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कब बना? मध्य प्रदेश के सारे क्वेश्चन, सारे विश्वविद्यालय का एक अलग वीडियो लेके आऊँगी जिसमें अपन मध्य प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय अपन पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ पर है? अमरकंटक के मध्य प्रदेश में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आप लोगों के लिए एक अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम। इन सारे अधिनियम को ट्रिक के साथ आपको हमारे बैच में याद करवाया जाएगा। जो भी आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बैच लेते हैं, अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी करते हैं तो हमारा बैच आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। और अगर आप बैच नहीं ले सकते हैं तो हम यूट्यूब पर भी बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों के लिए करवा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। क्लास नहीं लेना है तो आप हमारा MCQ क्वीन ले सकते हैं 199 रुपये में। अगर आपको MCQ के साथ नोट्स भी चाहिए है तो आप हमारा नोट्स बैच ले सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 499 में। MP सेट की तैयारी करने वालों के लिए 199 वाला बैच सर्वश्रेष्ठ है, उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन आपको हैं और आपको वो लेना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप उसको ज़रूर ले लीजिएगा, रेट ज़्यादा नहीं है और जितने क्वेश्चन डाल रही हूँ सबको रटते जाइए, क्योंकि पार्ट आपका तैयार रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका निकलने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? फिर से इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2005 में मिला है। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कैसा घोषित कर दिया है? राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान होते हैं ना, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान इसको घोषित कर दिया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। कब किया गया है? 2005 में। भारत में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। भारत में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। किसकी सलाह पर प्रदान किया जाता है? UGC की सलाह पर। भारत को जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है किसके द्वारा प्रदान किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। किसकी सलाह पर? UGC की सलाह पर प्रदान किया जाता है। मतलब ऐसे कॉलेज जिनको लगातार 20 साल से जो काम कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार उन्हें एक स्वायत्त संस्थान घोषित कर देती है, उसे ही डीम्ड विश्वविद्यालय बोलते हैं। किस अधिनियम के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय को दर्जा दिया जाता है? तो UGC अधिनियम 1956 की धारा 3। इस UGC का जो अधिनियम आया था 1956 वाला, उसकी धारा 3 के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय किसी भी विद्यालय को घोषित कर सकते हैं यदि उस संस्थान लगातार 20 सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो। पहला भारतीय संस्थान कौन सा है जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलोर में है। ये पहला विश्वविद्यालय है जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो पहला डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कौन सा हो जाएगा? IISc बेंगलोर हो जाएगा। अगस्त 2025 तक कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं? 146 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। अगस्त 2025 तक कितने हैं? 146 विश्वविद्यालय अगस्त 2025 तक बन गए हैं।
स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जिसको एस व्यास भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पर है? स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। अगला है बीआईटी मेसरा, जो कि एक प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? झारखंड में है। याद रखना, बीआईटी मेसरा कहाँ पर स्थित है? जो बीआईटी मेसरा है वो झारखंड में, एक इसको हम बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं, इसलिए इसको बीआईटी बोलते हैं। मतलब ये रांची में स्थित है और ये एक मिनरल हब के रूप में भी जाना जाता है। और इसके जो संस्थापक हैं बिरला हैं, उन्हीं के उस पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको बीआईटी का मतलब क्या होता है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है। कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस किस प्रकार का एक संस्थान है? ये भी एक डीम्ड संस्थान है। TISS ये भी कैसा संस्थान है? एक डीम्ड संस्थान है, मतलब यूजीसी द्वारा इसको मान्यता दी गई है, कोई निजी विश्वविद्यालय नहीं है। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय है ना। ये भारत का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT ये भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने 1916 में इसकी स्थापना की थी। महिलाओं शिक्षा के नेक उद्देश्य की थी कि महिलाओं की शिक्षा भी हो पाए, इसलिए इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? नाम भी याद रखना, महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने इसकी स्थापना की थी, है ना। तो याद रखना, विश्वविद्यालय को वैधानिक मान्यता भी इसको दी गई है। SNDT दक्षिण पूर्व एशिया का भी पहला महिला विश्वविद्यालय है। दक्षिण पूर्वी एशिया का भी क्या है? ये जो पहला महिला विश्वविद्यालय है, ये आपको याद रखना है। इसको हम बोलते हैं श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे से वुमेन यूनिवर्सिटी। SNDT को बोलते हैं, S से आ जाता है श्रीमती, N से आ जाता है नाथीबाई और D से आ जाता है दामोदर और ठाकरे वुमेन यूनिवर्सिटी इसको बोला जाता है ना। तो ठाकरे ऐसे याद रखना, नाथीबाई दामोदर ठाकरे, ये भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। ऐसे रिपोर्ट के अनुसार, ये ऐसे एक रिपोर्ट होती है जो जारी की जाती है, संस्थाओं के लिए जारी की जाती है। तो ये जो ऐसे पोर्टल होता है जहाँ पे संस्थाओं के नाम वगैरह दर्ज होते हैं, है ना। तो ये जो ऐसे पोर्टल है या जो ऐसे है, इसके अनुसार भारत में कितने विश्वविद्यालयों के बारे में सारी जानकारी ये बताता है। तो ये जो ऐसे पोर्टल है, ये इसके अनुसार भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसके अनुसार भारत में 1168 विश्वविद्यालय हैं। कितने विश्वविद्यालय हैं? 1168 विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत हैं। याद रखना, इसके अंतर्गत कितने विश्वविद्यालय हैं? ऐसे रिपोर्ट के अनुसार 1168 हैं। इसने अभी 2021-22 में हालिया रिपोर्ट दी है। और ये उच्च शिक्षा की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया एक पोर्टल है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010-11 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 2010-11 में हुई थी। 2021-22 में इसने अभी अपनी 10वीं रिपोर्ट दी है और 1168 इसके तहत विश्वविद्यालय हैं। भारत में सबसे अधिक संख्या में किस प्रकार के विश्वविद्यालय हैं? भारत में सबसे अधिक निजी विश्वविद्यालय हैं। भारत में निजी विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो भारत में निजी विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यूजीसी द्वारा अनुमोदित 1027 भारतीय विश्वविद्यालयों में से लगभग 403 जो विश्वविद्यालय हैं वो निजी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश को राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त है और 126 जो हैं ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त है, लेकिन मान्यता प्राप्त है, लेकिन वो निजी विश्वविद्यालय हैं। किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में निजी विश्वविद्यालय हैं? गुजरात में सबसे अधिक संख्या में निजी विश्वविद्यालय हैं। कहाँ पर सबसे अधिक संख्या में निजी विश्वविद्यालय हैं? गुजरात में सबसे अधिक संख्या में निजी विश्वविद्यालय। ओवरऑल देखा जाए तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हैं। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? केंद्रीय, निजी, सरकारी, ये सारे मिला के सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है। निजी गुजरात में है और केंद्रीय उत्तर प्रदेश में है।
कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं हमारे यहाँ? अब 54 से 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत में स्थित हैं। कितने? 54 से 57 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो भारत में वर्तमान में स्थित हैं। एक आंकड़ा बता रही हूँ, वो ध्यान से रखना कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 57। राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? राज्य विश्वविद्यालय है ना, राज्य विश्वविद्यालय हैं 513। डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या है 150। डीम्ड विश्वविद्यालय कितने? 150। और निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 546 है ना। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 546 है। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय कितने हैं? मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो लगभग 13 मुक्त विश्वविद्यालय है ना। तो ये और 13 मुक्त विश्वविद्यालय मैंने अभी याद करवा दिए हैं। इन पूरे वीडियो को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसकी PDF एप्लीकेशन पर है तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जितना ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज़्यादा आप सेट और नेट के नज़दीक हो पाओगे। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ से भी यहाँ से वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, तो आपके दोनों की तैयारी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।